हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएम में रिकॉर्ड एमसीक्यू का पार्ट 4 करेंगे। तो जो 10 जून को 2023 को आपका ईवीएम का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो एमसीक्यू पूछे गए उसको ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 पार्ट पहले ही हो चुके हैं, 2 केस स्टडी हो चुकी हैं। तो 11, 10, 11 और 5 और 5, मेरे ख्याल इतने क्वेश्चन मैं आपको लगभग करवा चुका हूँ। ठीक है, और इसमें 4-5 क्वेश्चन और करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फॉर क्लास 50 to 60 आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है और ये डेटा आपके पास गिवन है। ठीक है, आपको कह रहा है कि आप जो है 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करिए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, आपको जितने यहाँ जैसे ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इसे फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को आपको क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए जो इस क्लास का इंटरवल है। मान लो इस क्लास का इंटरवल 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। जैसे अब अगर यहाँ हम देखें, पहली बात तो ये कि यहाँ पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 50 से 60 के लिए। तो ध्यान रखिए यहाँ क्या लिखा है, लेस देन 30। तो फ्रेंड्स, लेस देन 30 का मतलब 20 to 30 होता है। लेस देन 40 का मतलब 30 से 40 होता है। लेस देन 50 का मतलब हो जाएगा 40 से 50। ठीक है, लेस देन 60 मतलब यहाँ 60 रहेगा, तो इससे 10 कम 50 हो जाएगा। 10-10 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो ना 30, 40, 50, 60 ऐसे चल रहा है, इसलिए 10-10 कर रहे हैं। अब अगर सोचो यहाँ 30 के बाद में 50 होता और यहाँ 70 होता, तो हम 20-20 करते। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात ना। उसके बाद में यहाँ देखो 70 है, तो यहाँ 70 लिख देंगे, तो इधर 60 हो जाएगा, और यहाँ 70 है तो यहाँ 70 और 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। पहली बात तो ये लेस देन 30 का मतलब 20 से 30, 30 से 40, इसका मतलब ये हो गया। 80 मतलब 70 से 80 हो गया। इसका मतलब हमें कैलकुलेट कौन सा करना है, 50 से 60 के लिए। 50 से 60 के लिए यानी हमें ये वाले में काम है। ठीक है, 50 to 60 के लिए। तो अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को अगर हम डिवाइड कर दें क्लास के मतलब विड्थ से। अब यहाँ देखिए 20, 10, 30, 10 का गैप चल रहा है। कितने का गैप है, हर एक क्लास में 10 का गैप है। 10 से डिवाइड कर दें तो 2.5 आ जाएगा। लेकिन आंसर तो है नहीं यहाँ पर, देखो कहीं भी 2.5 का जिक्र नहीं है। तो पता है क्यों नहीं है क्योंकि सवाल जो है मतलब कमी, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा करके इन्होंने सवाल को बनाया हुआ है। इन्होंने क्या किया, देखो समझो, वैसे आइडियली यही होना चाहिए था। 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ज्ञात करनी थी, तो हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 25 डिवाइडेड बाई जो इसकी विड्थ है वो 10 की है, 10 का गैप है उसमें, तो 10 से डिवाइड करने आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ये नहीं दिया फ्रेंड। देखिए 20 से 30 में 10 स्टूडेंट हैं, लेकिन 30 से 40 में 13 स्टूडेंट हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ नोटिस करिए कि ये बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 10 स्टूडेंट हैं तो यहाँ 5 हैं, यहाँ 7 हैं, यहाँ 13 हैं, ऐसा नहीं है। देखो आप नोटिस करो ये चीज़। तो ये हुआ क्या है, आप समझ रहे हैं, हुआ ये है कि जैसे यहाँ तक 10 थे, 20 से 30 तक 10 थे, तो 30 से 40 तक जो 13 हुए हैं फ्रेंड्स, इसमें 20 से 30 वाले भी शामिल हैं। इसका मतलब ये 10 + 3 13 है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि 30 से 40 तक, यानी कि अब 40 तक टोटल 13 स्टूडेंट हैं। ऐसे समझ लीजिए कि ये है कि 30 तक 10 स्टूडेंट हैं, 40 तक कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, 13 स्टूडेंट हैं, 50 तक कितने स्टूडेंट हैं, तो ये 18 स्टूडेंट हैं। ये इस तरीके से चल रहा है। तो अगर जो है 30 तक 10 स्टूडेंट हैं और 40 तक 13 हैं, तो इसका मतलब ये वाले गैप में केवल 3 स्टूडेंट हुए, और 13 से 18 5 का गैप हुआ। इसका मतलब 40 से 50 में 5 स्टूडेंट हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। देखिए 10 से 3 13, और 3 से 13 और 5 18, यानी कि 40 से 50 वाले जो गैप है उसमें सिर्फ 5 स्टूडेंट हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ आ जाएं हम यहाँ पे, तो 18 से 25 कितना है, 7 का, तो इसका मतलब 7। 50 से 60 के बीच में 7 स्टूडेंट हैं। इसी तरीके से और नीचे जाइए, 25 से 34 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो 25 और 5 4 9 स्टूडेंट हैं। यानी कि 60 से 70 के बीच में 9 स्टूडेंट हैं। 34 से 40 में कितने का गैप है, 6 का। इसका मतलब 70 से 80 के बीच में 6 स्टूडेंट हैं। तो एक्चुअल क्वेश्चन अब ये बना कि अगर जो है 20 से 30 के बीच में 10 स्टूडेंट हों, और उसके बाद में 30 से 40 के बीच में 3, 40 से 50 के बीच में 5, ठीक है, और उसके बाद में 50 से 60 के बीच में 7 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 60 से 70 के बीच में आपके 9 स्टूडेंट हैं, और 70 से 80 के बीच में 6 स्टूडेंट हैं। अब जो है ये असली सवाल अब आपका बना। अब आपको 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। ये अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 7 स्टूडेंट हैं और जो ये गैप है वो 10 का है।
इक्वल टू 0.7। सो हियर इज योर आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब ये क्वेश्चन में लिखा नहीं मिलेगा आपको, आपको कैसे ध्यान देना होगा, जब भी क्वेश्चन देखें तो उसमें ये चीज़ देखें क्या ये चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं क्या। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 10 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 6 है। ऐसा नहीं कि 10 के बाद 11, 15, 18 लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ स्टूडेंट कोई जरूरी थोड़ी कि लगातार बढ़ते क्रम में ही हो, जल्दी से नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10 से 13 3 बढ़ गया, 13 से 5 18 फिर बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पीछे वाले को क्लब करता हुआ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक तरीके से कुमुलेटिव डेटा दिया हुआ है, उसी को तोड़ना पड़ेगा आपको, और तब आपका 7/10.7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी चीज़ को जो है सॉल्व करके दिखाया गया, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास, है ना, वही जो लिखा हुआ था। लेस देन 30 को 20 से 30 लिखा, सारी चीज़ें वही जो मैंने आपको समझाई हुई हैं। 7 कैसा है मैंने आपको बताया, 0.7 कैसा है ये भी बताया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बैंक कंप्लायंस फंक्शन एंड कंप्लायंस वर्क इज। तो कंप्लायंस फंक्शन और कंप्लायंस वर्क को देखने की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी ऊपर, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड के भी ऊपर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के ऊपर। तो सीईओ को छोड़ दीजिए, इसकी जिम्मेदारी नहीं होती, बाकी सब जिम्मेदार हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लायंस फंक्शन के लिए। ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका याद रखिएगा। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए सीईओ को छोड़ के बाकी बीओडी, एसीबी और सीईसीओ के ऊपर होती हैं। हैरिस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कहने का कि एचआर का काम ऑनलाइन कर देना, ह्यूमन रिसोर्स का काम पूरा ऑनलाइन कर देना ही ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। HRIS हेल्प्स कंपनीज मैनेज एंड ऑटोमेट कोर HR फंक्शन। जो ह्यूमन रिसोर्स के जो कोर फंक्शन होते हैं उसको ऑटोमेट करने में मदद करता है HRIS। द HR सॉफ्टवेयर सिस्टम सपोर्ट बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम एंड अटेंडेंस, पेरोल, अदर वर्कफ्लो एज वेल एज स्टोरेज ऑफ एम्प्लॉय डेटा, पर्सनल डेमोग्राफिक, कंपनसेशन इन्फॉर्मेशन, ये सारी। तो ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये होता है कि आप अटेंडेंस लगा सकते हैं, आप पेरोल डिसाइड कर सकते हैं, है ना, छुट्टी वगैरह सब इसमें मैनेज की जाती है। उसके अलावा एम्प्लॉय का डेटा स्टोर रहता है, उसका पर्सनल डेटा, उसका डेमोग्राफिक डेटा, उसका कंपनसेशन इन्फॉर्मेशन, सैलरी रिलेटेड डेटा। तो ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम HRIS में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फ्रॉड ऑफ ₹1 करोड़ एंड अबव नीड नॉट बी रिप्रेजेंटेड टू RBI बट इट शुड बी प्रेजेंटेड टू। पूछ रहे हैं कि 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड जरूरी नहीं है कि RBI को प्रेजेंट किया जाए, लेकिन इसको किसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए? CBO को, ACB को, कंप्लायंस कमेटी को, या HO कंप्लायंस कमेटी को। तो देखिए इसका आंसर होगा HO हेड ऑफिस की कंप्लायंस कमेटी को। ठीक है, जनरली 1 करोड़ या उससे ऊपर के जो केसेस होते हैं उनको इंटरनल कमेटी को सौंपा जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन जो प्रैक्टिस है बैंकिंग इंडस्ट्री में वो यही है कि HO कंप्लायंस कमेटी जो है इसको लुक आफ्टर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मीन ऑफ गिवन डेटा इज 25, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो डेटा आपको गिवन है फ्रेंड्स, इसका मीन 25 है। अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए 3 है, एक्स है, 5 है, 6 है और 5 है। ठीक है, इसका जो मीन निकालते हैं तो 25 आता है। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो इसमें हमें ये डेटा दिया हुआ है और इसका जो है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पूरे गिवन डेटा का जो मीन है वो 25 है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, इसी चीज़ को हमने इसको मतलब ये हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल कर दिया है। 0 से 10 में 3 है ना, 10 से 20 एक्स, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यही क्वेश्चन में आपको ये डेटा गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद में क्या करिए, जो ये क्लास दे रखी है इनकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं फ्रेंड, जो ये गिवन होता है ये क्या है, ये सारी फ्रीक्वेंसी हैं, हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी हैं। एफ मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि 0 से 10 हम ले नहीं सकते हैं, हमें लेना होगा मिड वैल्यू। तो ये हो जाएगा 5, 10 से 20 का आधा, मतलब 10 और 20 को जोड़िए 30 आएगा, 30 का आधा करेंगे 15। और चाहे वैसे ही दिमाग लगा लीजिए कि 10 और 20 के बीच में जो संख्या आती है वो 15 होती है। 20 से 30 के बीच में मिड में आएगी 25, 30 से 40 के बीच में 35, 40 से 50 के बीच में 45 आती है। इसे हम एक्स बोल देंगे। फिर आता है फ्रीक्वेंसी और मतलब एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करना। आप एफ़ और एक्स यानी कि इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए कर दिया हमने। तो 5, 5 3 जा 15 यानी 5 15, 15 गुणे एक्स 15x, 25 गुणे 5 125, 35 गुणे 6 210 और 45 गुणे 5 225। फिर इनको जोड़ डालिए, इसे बोलते हैं सिग्मा एफ ऑफ एक्स
और इसको जोड़ डालिए तो इसको बोलेंगे सिग्मा एफ। क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ। तो दिस इज योर सिग्मा एफ, यानी फ्रिक्वेंसी का जोड़ ये आ गया 19 + x, और सिग्मा एफ ऑफ x आ गया आपका इतना। अब मीन का फार्मूला होता है, यहाँ सिग्मा नहीं लगा है लेकिन रहेगा फ्रेंड्स, ओके। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ ऑफ x अपान सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ ऑफ x ये रहा और सिग्मा एफ ये रहा, उठा करके वैल्यू रख दी यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर नीचे। ये इक्वल टू 25 के क्वेश्चन में ही गिवन है। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ कि इनका मीन निकालने पर 25 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम मीन निकाल रहे हैं और इसकी वैल्यू 25 आनी चाहिए, यही वैल्यू रखी। तो ये 19 + x इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 × 25 475 और 25 × x 25x हो जाएगा। अब इसको भी सही से लिखा तो ये आ गया। अब इसमें क्या किया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो 25x - 15x हो गया आपका 10x, और 575 में से 475 घटाया तो आपका आ गया 100। 10x = 100, तो x = 10 आ जाएगा। सो आपकी वैल्यू x = 10 निकल करके आ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले PDF में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, मैंने ठीक किया है, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके 5 मोर क्वेश्चंस। तो आई थिंक मतलब भर के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। इसमें थोड़ा सा भी आप जो है अगर मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी पढ़ करके जाओगे तो मेरे हिसाब से आपको निराशा हाथ नहीं लग जाए, अनटिल अनलेस कि आपकी किस्मत ख़राब हो और IIBF पेपर रिवाइज कर दे, है ना। पेपर वैसे अभी तक तो रिवाइज नहीं किया है, पर देखते हैं, लेट्स से। देखिए अगर आप लाइक वगैरह कर सकते हैं तो करिए, जो है एम है हमारा 300 लाइक का, ठीक है। थैंक यू सो मच।